में पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ जरूर है। दोस्तों, आपने अक्सर कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। मुझे आज भी याद है कि बचपन में मेरी दादी अक्सर मुझे ऐसे किस्से कहानियां सुनाती थी जिनसे पता लगता था कि उस दौर में लोग एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं का बहुत ख्याल रखते थे। एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय गुजारने की कोशिश करते थे और एक दूसरे की दुख तकलीफों को दूर करने की पूरी कोशिश करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन फिर भी वो खुश थे क्योंकि उस समय उनकी जरूरतें बहुत कम हुआ करती थी। जबकि आज के दौर में एक बेहतर लाइफस्टाइल, बेहतर सुविधाएं, बेहतर एजुकेशन, बेहतर हेल्थ केयर और बेहतर एंटरटेनमेंट पाने की चाहत में लोगों की जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं। इसीलिए हर कोई अपनी बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। आमतौर पर कुछ लोग किसी जॉब या बिजनेस से पैसा कमाने के अलावा इन्वेस्टमेंट के जरिए भी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। और इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि पैसे से पैसे को कमाना। जैसे कि लोग स्टॉक मार्केट में या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए अपना पैसा लगाते हैं और वो इस तरीके से कभी कभी बहुत पैसा भी कमाते हैं। लेकिन शायद कुछ लोगों की किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं होती है और कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सही नहीं होता है। इस वजह से अक्सर उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट में नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के दौरान अपने पैसे क्यों खोते हैं? अक्सर हम इसके लिए खराब अर्थव्यवस्था या मार्केट की सिचुएशन को ही दोष देने लगते हैं, लेकिन इसकी असली वजह यह नहीं है, बल्कि हम खुद ही कभी कभी गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें अक्सर बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। एक फाइनेंशियल प्लानर के तौर पर कार्ल रिचर्ड्स ने लोगों की मदद करने के लिए द बिहेवियर गैप नाम की इस किताब को लिखा है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आमतौर पर लोग अपने इन्वेस्टमेंट के दौरान किस तरह की गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता है जो कि सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करके हासिल किया जा सकता है। इस किताब की मदद से हम इस मामले में दो चीजों के बीच में फर्क के बारे में जानेंगे, जैसे कि हमें इन्वेस्टमेंट के जरिए ढेर सारा पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन हम असल में क्या क्या गलतियां करते हैं। लेखक इसी फर्क को द बिहेवियर गैप कहते हैं। और जब एक बार आप बिहेवियर गैप के बारे में समझने लगेंगे तो आप भी अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करके न सिर्फ स्टॉक मार्केट में होने वाले नुकसान के रिस्क को कम कर सकते हैं, बल्कि आपके लिए ढेर सारा पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी को भी बहुत बढ़ा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं द बिहेवियर गैप की बुक समरी को, जिसमें आप 10 एपिसोड्स के जरिए लेखक के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उनकी बहुत असरदार स्ट्रेटजीज की मदद से समझदारी के साथ अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना सीखेंगे और समय समय पर सही फाइनेंशियल डिसीजंस भी ले सकेंगे, ताकि आप हाईएस्ट रिटर्न्स हासिल कर सकें और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। यानी कि फ्यूचर में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी पैसा कमा सकें और एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में जरूरी जानकारी लिए बिना ही सिर्फ ज्यादा रिटर्न पाने की उम्मीद पर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि ना तो वो लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस स्टॉक की सही वैल्यू के बारे में पता लगाते हैं और ना ही उसकी फ्यूचर ग्रोथ के बारे में उन्हें कोई आइडिया होता है। यहाँ तक कि वो उस स्टॉक के साथ जुड़े हुए तमाम रिस्क फैक्टर्स और मार्केट की सिचुएशन के बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं समझते हैं। यानी कि अगर कोई स्टॉक इस समय मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इस बारे में लेखक हमें ये बताते हैं कि अगर कभी आपको किसी स्टॉक की परफॉर्मेंस के बारे में सही जानकारी है, तो ऐसे समय में अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक एवरेज म्यूचुअल फंड में 15 से 20 वर्षों तक के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो इसमें आपके लिए नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होंगे और इसमें आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। क्योंकि पास में ऐसा दिखाया गया कि किसी समय देश की अर्थव्यवस्था में मंदी आने की वजह से मार्केट क्रैश कर जाता है, जिसकी वजह से तमाम शेयर्स और स्टॉक्स में भारी नुकसान होता है। लेकिन फिर भी कुछ वर्षों के बाद मार्केट बहुत अच्छी तरह से रिकवर करती है और फिर से अच्छा रिटर्न देना शुरू करती है। ऐसे समय में लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स और तमाम बॉन्ड्स वगैरह अपनी मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाने पर बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं। लेकिन कभी कभी लोग इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और वो किसी डर या लालच की वजह से जल्दी जल्दी अपने शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे कि वो अक्सर मार्केट के थोड़ा ऊपर जाने पर, करीब 30% तक बढ़ने पर इस उम्मीद में शेयर खरीदते हैं कि अभी इनकी कीमत और ऊपर जाएगी, और मार्केट के करीब 30% के नीचे आने तक वो इस डर में अपने शेयर बेच देते हैं
कि कहीं उनकी कीमतें और कम ना हो जाए। याद रखें कि शेयर्स को ऊंची कीमत पर खरीदने से और कम कीमत पर बेचने से नुकसान होता है। इसीलिए अगर हम इन्वेस्टमेंट से हाई रिटर्न्स पाना चाहते हैं तो हमें ऐसा करना बंद करना होगा। और जब तक मार्केट में कोई बड़ा उतार चढ़ाव होने की सिचुएशन ना हो, तब तक आपको यह तय करना होगा कि आप कितने टाइम पीरियड तक अपने शेयर्स को नहीं बेचेंगे या मार्केट सिचुएशन के बेस पर जरूरी होने पर ही नए शेयर्स को खरीदेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कभी भी एक अच्छा रिटर्न नहीं कमा सकते। इसलिए सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अपने डर और लालच पर कंट्रोल करना होगा और आपको यह भी समझना होगा कि आप दूसरों की नकल करके अपनी जरूरतों और फ्यूचर के गोल्स को कामयाबी के साथ पूरा नहीं कर सकते। आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला रिटर्न इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आप कितना पैसा कमाने की उम्मीद करते हैं। इसलिए आपको दूसरों की नकल करके इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा। आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, जरूरतों और फ्यूचर के गोल्स को पूरा करने के मुताबिक सोच समझकर की गई प्लानिंग के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। आपके लिए किसी स्टॉक या शेयर पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने अंदाजे से ये भरोसा कर रहे हैं कि वो शेयर बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है, तो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस के बेस पर इन्वेस्टमेंट करने से नुकसान होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लेखक बताते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से एक हेज फंड यानी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने वाले फेडरल रिजर्व सिस्टम के चेयरमैन और नोबेल प्राइज विनर एलन ग्रीनस्पैन को भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि उनकी फर्म एक दिन में $3 करोड़ 50 लाख का नुकसान उठाने के लिए भी तैयार थी। लेकिन फिर 1998 में एक दिन उनको $55 करोड़ 30 लाख का नुकसान हो गया और फिर कुल मिलाकर उनको $300 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। जरा सोचिए, इतने एक्सपीरियंस के बाद भी वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फेल हो सकते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस बारे में किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर एडवाइस ले लें और आप ये भी पता लगाने की कोशिश करें कि क्या वो इन्वेस्टमेंट आपकी जरूरतों और आपके गोल्स को पूरा करने में आपकी मदद करेगा या नहीं। साथ में यह भी देखें कि उस स्टॉक के साथ कितना रिस्क जुड़ा हुआ है और उस स्टॉक से होने वाले नुकसान की वजह से आपके साथ साथ और किन लोगों पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है, ताकि आप इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार करके एक सही प्लानिंग तैयार कर सकें और उसी के मुताबिक अपने डिसीजंस ले सकें। याद रखें कि अगर मार्केट में कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, तो एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचने के बाद वो कीमतें तेजी से गिरने भी लगेंगी। ज्यादातर लोग अक्सर यही गलती करते हैं। वो बिना पुरानी हिस्ट्री को जाने सिर्फ मार्केट ट्रेंड्स को देखकर ही अपने डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। स्पेन के मशहूर हिस्टोरियन और फिलोसोफर जॉर्ज संतायाना ने इस बारे में कहा था कि जो लोग अपने पास्ट को याद नहीं रखते वो बार बार गिरते हैं। इसीलिए आपको समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तमाम पिछले डिसीजंस के बारे में बार बार सोच विचार करते रहना होगा, ताकि आपको अपनी ऐसी गलतियों के बारे में पता चल सके जिनकी वजह से आपको अपनी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिले हैं, और फिर उन गलतियों को सुधार कर आप 2009 में होने वाले टेक बबल या .com बूम जैसी महामंदी और मार्केट क्रैश के भयानक सिचुएशन के दोबारा होने पर एक बड़ा नुकसान उठाने से खुद को बचा सकेंगे। याद रखें कि जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बड़ा या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहेंगे, तो उससे पहले आप ये चेक करेंगे कि कहीं आप ये डिसीजन किसी डर या लालच की वजह से तो नहीं ले रहे हैं। क्या आपको स्टॉक मार्केट के सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है और कहीं आप कहीं से भी मिलने वाली न्यूज पर यकीन करके तो डिसीजन नहीं ले रहे हैं। कहीं आप इसीलिए तो डिसीजन नहीं ले रहे हैं क्योंकि दूसरे लोग भी ऐसा कर रहे हैं। क्या ये डिसीजन आपके प्लान का हिस्सा है और क्या ये आपके गोल्स को हासिल करने में भी मदद कर सकता है। इस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट में होने वाली गलतियों को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके नुकसान होने के चांसेस कम होंगे और फायदा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसी तरह से आप किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने से पहले अच्छी तरह से ये सोच विचार करें कि क्या वाकई में आपके लिए ऐसा करना जरूरी है, और इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करें कि क्या ये मौका किसी शेयर को खरीदने या बेचने के लिए बहुत अच्छा है और उस मौके पर शेयर को खरीदने या बेचने से आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद अगले दिन आपको उस शेयर को खरीदना या बेचना जरूरी महसूस नहीं होता है।
इसीलिए ऐसे मामले में आपको कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझकर ही कोई भी फैसला लेना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि हर बार जब भी स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा उतार चढ़ाव होता है तो कुछ समय बाद मार्केट में करेक्शन भी होती है, यानी शेयर और स्टॉक्स की कीमतें आमतौर पर अपनी एवरेज वैल्यू के आसपास आ जाती हैं। इसीलिए अगर आप पास में होने वाले मार्केट करेक्शन को ध्यान में रखकर अपनी प्लानिंग बनाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजीज और गोल्स को सेट करेंगे तो इसका आपको बहुत फायदा मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में कभी कभी अचानक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो या तो आपकी उम्मीद से बहुत ज्यादा अच्छी होती है या फिर वो आपकी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा खराब होती है और जिसे देखकर आप हैरान रह जाते हैं। और जब तक सब कुछ फिर से नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक कुछ लोग ऐसी मार्केट सिचुएशन से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऐसे लोग मार्केट में बहुत ज्यादा गिरने पर शेयर्स को खरीदने के लिए और ज्यादा ऊंचा हो जाने पर शेयर्स को बेचने के लिए तैयार रहते हैं, या फिर एक एजेंट के तौर पर शेयर्स की खरीद और बिक्री पर अपने कमीशन के पैसे लेने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह की सिचुएशंस में आमतौर पर हम सिर्फ ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट अपने सबसे ऊंचे लेवल पर या अपने सबसे निचले लेवल पर पहुंच चुका है और अब अपना ट्रेंड बदलने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि अब जल्दी ही स्टॉक मार्केट में शेयर्स की कीमतें इस तरह से बदलने वाली हैं कि जो कीमतें पहले ज्यादा थी वो अब आमतौर पर एवरेज कीमत के करीब नीचे आ जाएंगी। जो कीमतें बहुत कम हो गई थी वो अब आमतौर पर एवरेज कीमत के करीब ऊंची आ जाएंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए अब इस ऑब्जर्वेशन की मदद से एक सही मौके पर शेयर्स को खरीदने या बेचने के बारे में सही डिसीजन ले सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बिहेवियर गैप यानी अपनी गलतियों की वजह से स्टॉक मार्केट में नुकसान होने के बारे में बात की है। इस एपिसोड में हम परफेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम ऐसे सभी तरीकों और स्ट्रैटेजीज के बारे में भी जानेंगे जिनकी मदद से हम आसानी से न सिर्फ एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी जुटा सकेंगे। परफेक्ट इन्वेस्टमेंट का ये मतलब है कि इसमें कुछ खास तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि पहली क्वालिटी ये है कि उस स्टॉक में रिस्क को काफी हद तक कवर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यानी जहां तक पॉसिबल हो सके आपको ये पता होना चाहिए कि इस इन्वेस्टमेंट में आपको कितने रिटर्न की उम्मीद है। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको कम से कम पॉसिबल रिस्क के साथ अपनी उम्मीद के मुताबिक रिटर्न देता है। दूसरी क्वालिटी ये है कि उसको कॉस्ट को मैनेज करने के लायक होना चाहिए, यानी उसको कम से कम पॉसिबल हो सकने वाली कॉस्ट पर आपकी उम्मीद के मुताबिक रिटर्न देने के लायक होना चाहिए। तीसरी क्वालिटी ये है कि उसको टैक्स को मैनेज करने के लायक होना चाहिए, यानी उसको आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के मुताबिक बेहतरीन नतीजों को देने के लिए दूसरी कॉस्ट के कम से कम होने के साथ ही इस पर टैक्स भी कम से कम होना चाहिए। चौथी क्वालिटी ये है कि उसको बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। पांचवी क्वालिटी ये है कि उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी उससे जुड़ी हुई सभी तरह की जानकारी भरोसे के लायक होनी चाहिए। और फाइनली उसकी छठवीं क्वालिटी ये है कि उसको मैनेज करना आसान होना चाहिए, यानी कि उसके एसेट को खरीदना और बेचना आसान होना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या उस इन्वेस्टमेंट की मदद से हम अपनी इच्छाएं, अपने सपने और अपने फ्यूचर के गोल्स को कामयाबी के साथ पूरा कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि इसके लिए हमें एक फाइनेंशियल बैलेंस बनाने की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि हमें अपनी फ्यूचर की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी पैसा इकट्ठा करना होगा और इसके लिए अच्छे से प्लानिंग करनी होगी। और सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल के खर्च और फ्यूचर की जरूरतों के लिए जरूरी पैसे के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा।
यानी कि आपको ये तय करना होगा कि आप कम से कम बजट में अपनी आज की जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे, ताकि आप फ्यूचर के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा सकें। और जब आपको अपने फ्यूचर गोल्स और जरूरतों के बारे में पूरी तरह से पता होता है, तो उसके बाद आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के मौके की तलाश शुरू कर सकते हैं। हालांकि लेखक का यह मानना है कि परफेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है, बल्कि आपके फाइनेंशियल डिसीजंस जरूर परफेक्ट हो सकते हैं जो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। इसके लिए आपको बेस्ट स्टॉक्स को तलाश करने में अपना बहुत सारा समय और एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस इंसान के पास इन्वेस्टमेंट करने लायक जितना पैसा होता है, उसी के मुताबिक वो अपने पर्पस और जरूरतों को पूरा करने की प्लानिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लायक बहुत पैसा है, तो आप रियल एस्टेट में जैसे कि एक घर या जमीन खरीदने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़े कम पैसे हैं, तो फिर आप बहुत से स्टॉक्स जैसे वैल्यू स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक, पेनी स्टॉक, लॉन्ग टर्म स्टॉक, मीडियम टर्म स्टॉक, शॉर्ट टर्म स्टॉक, कमोडिटी स्टॉक या म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन लेखक हमें यह समझाते हैं कि आप अपना पूरा पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही ना लगाएं, क्योंकि अगर कभी स्टॉक मार्केट गिर जाती है तो आप पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे। इसलिए आपके लिए अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करना ही बेहतर होगा। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट के साथ साथ कुछ पैसे गोल्ड में या बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में, और अगर पॉसिबल हो तो कुछ पैसा रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपका कुछ पैसा सिक्योर रहेगा और जरूरत पड़ने पर आप अपने फिक्स्ड डिपॉजिट में से बड़ी आसानी से अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं और जरूरत के वक्त पैसे को लेकर आपकी टेंशन काफी कम हो जाएगी। आपको अपनी मेहनत की कमाई का पैसा ऐसी जगह नहीं लगाना चाहिए जहां से फ्यूचर में आपकी जरूरतें पूरी ना हो रही हो। और अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको जितना जल्दी हो सके उनके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम है, तो आप किसी भी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए सालाना 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्कीम आपकी बेटी की उम्र 21 वर्ष होने पर मैच्योर हो जाती है, जिसके बाद आपको पूरी गारंटी के साथ एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, जो आपकी बेटी की महंगी पढ़ाई या शादी वगैरह के खर्च की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसी तरह अगर आपका बच्चा 18 वर्ष से कम उम्र का है, तो आप उसके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड या जिसे पीपीएफ भी कहते हैं, खुलवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है। इसलिए मान लीजिए कि अगर आप 5 या 6 वर्ष की उम्र में अपने बच्चे का पीपीएफ अकाउंट खुलवा लेंगे, तो जब वो 20 से 21 वर्ष का होगा, ये पैसा उसकी आगे की महंगी पढ़ाई या बिजनेस सेटअप करने में या फिर किसी दूसरी जरूरत को पूरा करने में काम आ सकता है। इसके अलावा अगर आप भी दूसरे बहुत से लोगों की तरह ये समझते हैं कि ज्यादा रिटर्न पाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा, तो आप गलत हैं। अलग अलग इन्वेस्ट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज कामयाब होती हैं। अगर एक फंड में गिरावट आ जाती है, तो उसी तरह के बाकी फंड्स में भी गिरावट आ सकती है। और इसके साथ ये भी याद रखें कि आपको कभी भी अपने पास बहुत सारे स्टॉक्स नहीं रखने चाहिए। बहुत ज्यादा स्टॉक्स को एक साथ रखने पर आपके लिए इनको ट्रैक करना और जरूरत के मुताबिक मैनेज करना, यानी खरीदना और बेचना, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको बहुत कम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के मुताबिक पैसे की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ लॉन्ग टर्म फंड्स और हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जैसी पॉलिसी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। याद रखें कि जब आप म्यूचुअल फंड्स की हिस्ट्री को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जो फंड्स पहले बहुत अच्छे रिजल्ट दे चुके हैं, वो आज उसी तरह से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। आमतौर पर हम हमेशा किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में डिसीजन लेते हैं। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो फंड्स फ्यूचर में भी पहले जैसे ही अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे या नहीं। इसीलिए आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप एक म्यूचुअल फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की एडवाइस और उनके एक्सपीरियंस पर ही भरोसा ना करें, बल्कि इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इनके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें और इनके बारे में हासिल होने वाली जानकारी अपनी समझदारी और एक्सपीरियंस के बेस पर फ्यूचर में इनके हाई रिटर्न्स दे पाने की पॉसिबिलिटी का पता लगाने की कोशिश करें। रिचर्ड्स कहते हैं कि एक बार उनके एक दोस्त ने एक मैगजीन आर्टिकल फाइंडिंग द नेक्स्ट पीटर लिंच को पढ़ा था। आपको यह पता होना चाहिए कि पीटर लिंच 1977 से 1990 तक फिडेलिटीज मैगेलन फंड के मशहूर मैनेजर रहे हैं। उनकी कंपनी के म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इस आर्टिकल में उन फंड्स के बारे में बताया गया था जो अगले कुछ समय में अच्छा परफॉर्म कर सकते थे,
लेकिन उस आर्टिकल में यह भी कहा गया था कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में ये फंड्स अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। हालांकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम TCS, इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों की बात करें तो ये सभी बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स हैं। लेकिन याद रखें कि हर कंपनी ना तो TCS और इन्फोसिस जैसी परफॉर्मेंस दे सकती है और ना ही उनके जैसा रिटर्न दे सकती है। इसीलिए उनके जैसे हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले स्टॉक्स तलाश कर पाना एक बहुत मुश्किल काम है। कई इन्वेस्टर्स ने उन कंपनियों जैसा अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली दूसरी कंपनियों को भी खोजने के लिए कोशिश की है, लेकिन उनके जैसा शानदार परफॉर्मेंस देने वाली कोई भी दूसरी कंपनी नहीं मिली। इससे यह भी पता चलता है कि जिन स्टॉक्स ने पहले अच्छा परफॉर्म किया है वो आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये जरूरी नहीं है। और जो स्टॉक्स इस समय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो फ्यूचर में आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ये भी जरूरी नहीं है। तो आखिर आप ये कैसे तय करेंगे कि कहां इन्वेस्ट करना एक सही डिसीजन होगा? हालांकि आमतौर पर आप जितनी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं उसमें नुकसान होने का रिस्क उतना ही कम होता है, लेकिन जब आप कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं तो कई कंपनियां अपने विज्ञापनों के जरिए ज्यादा रिटर्न का लालच देकर आपको अपना स्टॉक खरीदने के लिए बहकाने की कोशिश करती है ताकि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बहुत सावधानी से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। पिछले एपिसोड में हमने परफेक्ट इन्वेस्टमेंट की तैयारी करने के लिए पैसे के मामले में एक डिसिप्लिन मेंटेन करने और फाइनेंशियल बैलेंस बनाने के बारे में बात की है। इस एपिसोड में हम आमतौर पर मार्केट एनालिस्ट की एडवाइस को इग्नोर करने के बारे में, लेकिन उनकी भविष्यवाणी को एंजॉय करने के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हमेशा किसी न किसी मामले में दूसरों को एडवाइस देना पसंद करते हैं, जिससे कि उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस और समझदारी दिखाने का मौका मिलता रहे। लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ज्यादातर लोगों की एडवाइस किसी काम के लायक नहीं होती, क्योंकि ये एडवाइस प्रैक्टिकल नहीं होती है। लेखक बताते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने इमोशंस के बेस पर, यानी कि अपने पिछले एक्सपीरियंसेस और उनसे रिलेटेड डर के बेस पर अपनी एडवाइस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप अपना एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो आमतौर पर आपके पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदार सभी लोग आपको बिजनेस से रिलेटेड तरह तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने लगेंगे और फिर वो उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए भी इतनी ज्यादा सजेशंस दे देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद शायद आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपने वो बिजनेस शुरू करके एक भारी गलती कर दी है। हालांकि ये बात सच नहीं है, लेकिन लेखक भी इस बात को मानते हैं कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। वो ये भी मानते हैं कि ज्यादातर मामलों में जो एडवाइस हमें किताबों, मीडिया और कभी कभी अफवाहों के जरिए मिलती है वो तो और भी खराब होती है, क्योंकि ऐसी एडवाइस का हमारी जिंदगी की रियलिटी से या तो बहुत कम लेना देना होता है या फिर कुछ भी लेना देना नहीं होता है। जरा सोचें कि जब एडवाइस देने वाला इंसान हमें जानता तक नहीं है तो फिर उसकी एडवाइस हमारे लिए फायदेमंद कैसे हो सकती है? आमतौर पर स्टॉक मार्केट में किसी गलत जानकारी या अफवाहों की वजह से भी ये शेयर की कीमतें बहुत नीचे आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेखक बताते हैं कि एक बार उनके एक दोस्त ने किसी स्टॉक में एक बड़ी गिरावट होने की पॉसिबिलिटी के बारे में कहीं से कोई खबर सुनी थी, जिसकी वजह से उनके दोस्त के कई जानने वालों ने उस स्टॉक को बेच दिया था। वो दोस्त इस बारे में लेखक की एडवाइस लेना चाहता था कि क्या उसे भी नुकसान से बचने के लिए अपने स्टॉक को बेच देना चाहिए। कार्ल रिचर्ड्स ने अपने दोस्त को उसके शेयर को बेचने के लिए मना कर दिया और उस खबर पर ध्यान नहीं देने के लिए कहा, और फिर बाद में यह पता चला कि वो खबर एक झूठी अफवाह थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने उस स्टॉक को बेच दिया था। इसीलिए बाद में उस स्टॉक की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दोस्तों, याद रखें कि स्टॉक मार्केट में अक्सर कुछ ऑपरेटर्स या मैनिपुलेटर्स या इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो गलत तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स की मेहनत की कमाई को लूटते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं, जिसके लिए वो इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहला तरीका है गुड न्यूज और बैड न्यूज का खेल। इस तरीके में किसी भी कंपनी के बारे में इस तरह की गलत खबर चलाई जाती है कि कंपनी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से अब वो कंपनी नुकसान में चली जाएगी। इसके बाद बहुत सारे लोग ज्यादा नुकसान से बचने के लिए उस कंपनी के शेयरों को बेच देते हैं और कंपनी का ओनर अपने शेयर्स को सस्ते दामों पर खरीद कर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा लेता है। बाद में उन शेयर्स के दाम फिर से बढ़ जाते हैं। इसी तरह से जब मैनिपुलेटर्स को शेयर बेचने होते हैं तो वो कंपनी के बारे में कोई बड़ी गुड न्यूज चला देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग उन शेयर्स को खरीदते हैं, जिससे उनके दाम बहुत बढ़ जाते हैं। इस तरह से मैनिपुलेटर्स अपनी मर्जी के मुताबिक मार्केट से कम या ज्यादा कीमत पर शेयर्स को खरीद कर या बेचकर इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाते हैं और खुद बहुत सारा पैसा कमाते हैं। दूसरा तरीका है राकेश झुनझुनवाला जैसे सुपर इन्वेस्टर्स को बदनाम करना, जिन्होंने वर्ष 1985 में
5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 41,000 करोड़ रुपए कमाया है। मैनिपुलेटर्स कई खराब परफॉर्मेंस वाले शेयर्स के बारे में खबर चलाते हैं कि किसी सुपर इन्वेस्टर्स ने उन शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, जिसके बाद उस सुपर इन्वेस्टर के बहुत सारे फॉलोअर्स भी उन शेयर्स को खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से उन शेयर्स की कीमतें उनकी असली कीमत की कई गुना बढ़ जाती हैं और फिर मैनिपुलेटर्स उन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स महंगी कीमत पर शेयर को खरीदते हैं उन्हें बहुत नुकसान होता है। इसी तरह से और भी बहुत से गलत तरीकों से मैनिपुलेटर इन्वेस्टर्स को धोखा देकर उन्हें अपने मुताबिक शेयर्स को खरीदने या बेचने पर मजबूर करते हैं और बहुत फायदा कमाते हैं। इसीलिए शायद कामयाब इन्वेस्टर्स किसी भी न्यूज एडवाइस पर भरोसा करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करने का फैसला करते हैं। आमतौर पर बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट के मामले में तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट, मीडिया चैनल, मैगजीन, न्यूज या फिर किसी भी तरीके से जानने वाली तमाम तरह की फाइनेंशियल फोरकास्टिंग यानी भविष्यवाणियों और किसी अनजान सोर्स से गलत तरीके से फैलाई गई अफवाहों पर भरोसा कर लेते हैं, जिनके सच होने की कोई गारंटी नहीं होती और फिर इस वजह से उन्हें अक्सर बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। आपको ये समझना चाहिए कि ऐसे बहुत कम मार्केट फोरकास्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में फ्यूचर में होने वाली चीजों के बारे में सही एडवाइस दे सकते हैं। इसकी वजह यह है कि मार्केट के बारे में अंदाजा लगाने वाले लोग किसी पॉइंट पर मार्केट की सिचुएशन और उस समय पर इन्वेस्टर्स के मूड और ट्रेंड्स के बेस पर इस तरह की भविष्यवाणी करते हैं जो सभी इन्वेस्टर्स के लिए कभी भी एक ही तरह के यूजफुल नहीं हो सकते। इन्वेस्टर्स के मामले में हर किसी का अपना एक अलग नजरिया, एक्सपीरियंस, काम करने का तरीका, पैसों का बजट, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की काबिलियत और दूसरों पर भरोसा करने की एक अलग वजह होती है। इसीलिए जो लोग वाकई में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी एक्सपर्ट एडवाइस लेने की जरूरत महसूस करते हैं, वो लोग किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल गुरु या फाइनेंशियल एक्सपर्ट जैसे एक्सपीरियंस लोगों से मिलकर अपनी इच्छाओं, अपने पर्पस, अपने फ्यूचर गोल्स, अपने सपनों और अपने पैसों के बजट के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं और उनकी एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं। फिर जब उन्हें यह भरोसा हो जाता है कि वो एडवाइस उनके लिए सही काम कर सकती है, तो वो उसी एडवाइस के बेस पर अपनी खुद की प्लानिंग तैयार करते हैं। इसी तरीके से काम करके उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। इसके बाद वो अपनी पूरी समझदारी, काबिलियत और भरोसे के साथ बहुत अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं, जिनका उन्हें बहुत फायदा भी मिलता है। और जो लोग इस बात को रियलाइज कर लेते हैं, वो कभी भी किसी भी एडवाइस को बिना जांच पड़ताल किए हुए यूं ही नहीं मान सकते। कभी कभी ऐसा भी देखने और सुनने में आता है कि कुछ मार्केट एनालिस्ट्स की एडवाइस या फोरकास्टिंग सच भी हो जाती है, लेकिन ये बस एक कोइंसिडेंस या इत्तेफाक भी हो सकता है, जो हर बार नहीं होगा। इसीलिए बहुत से सक्सेसफुल और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स कभी भी इस तरह की चीजों में शामिल होकर अपना समय और पैसा खराब नहीं कर सकते। क्या आपने कभी ये सोचा है कि बहुत से लोग प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी में इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने पर आप भी यही पाएंगे कि हम सभी लोग वैसे भी हमेशा भविष्यवाणी कर रहे हैं। जैसे कि हम जो भी काम करते हैं वो असल में हमारा एक कॉन्सेप्ट या आइडिया है, जिसकी मदद से हम लोग किसी तरह का रिजल्ट हासिल होने का इरादा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर आप अपने किसी काम के लिए सुबह 8:30 बजे घर से निकलते हैं, तो शायद इसकी वजह यह है कि आप ये भविष्यवाणी करते हैं कि अगर आप इस टाइम पर घर से निकलेंगे और एक खास रास्ते से होकर जाएंगे, तो आप 1 घंटे बाद यानी 9:30 बजे अपने काम की जगह पर पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि आप इस तरह की चीजों के बारे में नहीं सोचते हो, लेकिन यह सच्चाई है कि आपने भविष्यवाणी की है। इसी तरह से अगर आप किसी भी तरह की प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो वो प्लानिंग अपने आप में एक भविष्यवाणी है। या फिर मान लीजिए कि आप एक बुक समरी लिख रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि आप ये प्रोजेक्ट 5 दिन में पूरा करेंगे, तो ये भी एक भविष्यवाणी है। तो कहने का मतलब अब आप समझ ही गए होंगे कि एक काम को करने का प्रोसेस एक भविष्यवाणी है, क्योंकि आप उस प्रोसेस से एक रिजल्ट हासिल होने की उम्मीद करते हैं। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी बहुत से मार्केट एनालिस्ट बहुत एक्टिव तरीके से बहुत सी कंपनियों के स्टॉक का वैल्यूएशन करते रहते हैं और अपनी रिसर्च के बेस पर उन स्टॉक्स की कीमतों को बढ़ने या कम होने के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। लेखक कहते हैं कि बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल गुरुओं के एक्सपीरियंस और रिसर्च के बेस पर हम सब ये जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट के मामले में की जाने वाली भविष्यवाणियों की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इन्वेस्टमेंट के बारे में तमाम तरह की एडवाइस और भविष्यवाणियों को लगातार सुनने की हमारी इच्छा की वजह से ज्यादातर लोग सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और जब हम अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट को करने के लिए किसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, लेकिन इसके बाद भी अपनी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते, तो हम चाहते हैं कि कोई हमें यह बताए कि क्या करना चाहिए।
लेकिन आखिरकार हमें ये रियलाइज करना ही पड़ता है कि फ्यूचर के बारे में बिल्कुल सही भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसलिए हमें सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए और अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए अपनी काबिलियत, समझदारी, एक्सपीरियंसेस और अपने आप पर भरोसा करना होगा और सिचुएशन के मुताबिक आसानी से अपने आप को बदलने के लायक भी बनाना होगा। जैसे कि हमें स्टॉक मार्केट के बारे में लगातार अपनी समझ बढ़ाते रहने की कोशिश करनी होगी और अपने फ्यूचर गोल्स और जरूरतों को ध्यान में रखना होगा कि असल में हम क्या हासिल करना चाहते हैं और फिर हमें उसी के मुताबिक एक एवरेज रिटर्न पाने के लिए एक टारगेट सेट करना होगा। इसके साथ ही हमें समय समय पर अपने पोर्टफोलियो में एक सही बैलेंस बनाने के लिए उसमें शामिल स्टॉक्स को बदलते रहना होगा। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप ये सब चीजें अच्छे से करना सीख लेंगे तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से किसी भी भविष्यवाणी की जरूरत महसूस नहीं होगी। पिछले एपिसोड में हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के दौरान तमाम तरह की एडवाइस को इग्नोर करने और मार्केट एनालिस्ट्स की भविष्यवाणियों को एंजॉय करने के बारे में बात की है। इस एपिसोड में हम फ्यूचर में अपनी इच्छाओं, जरूरतों, सपनों और गोल्स को पूरा करने के लिए अपनी फाइनेंशियल लाइफ प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। आइए दोस्तों, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल लाइफ प्लानिंग क्या है और हमारी लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फाइनेंशियल लाइफ प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ में कौन कौन सी चीजें बहुत मायने रखती हैं और हम किन किन तरीकों की मदद से अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप भी दूसरे बहुत से कामयाब और खुशहाल लोगों की तरह से अपनी इच्छाओं, जरूरतों, सपनों और गोल्स को पूरा करने के लिए कुछ कामयाब तरीकों को फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल लाइफ प्लानिंग तैयार कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करें। इसके लिए आप लगातार ज्यादा से ज्यादा पैसों की बचत करने की आदत सीख सकते हैं और इसी तरह से आप अपनी लाइफ में ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए अपना पहला पावरफुल कदम आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर इस वजह से आपके लिए धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसने का भी कोई खतरा नहीं होगा। दूसरा तरीका यह है कि अपने पैसे को बहुत सोच समझ कर खर्च करें। इसके लिए अपने खर्च की एक लिस्ट बनाएं और सिर्फ बहुत जरूरी चीजों के लिए ही पैसा खर्च करें और जहां तक पॉसिबल हो सके कम जरूरी चीजों पर पैसा खर्च करने को ज्यादा से ज्यादा समय तक टालने की कोशिश करें। तीसरा तरीका यह है कि आप एक बैलेंस शीट बनाएं। इससे आपको ये पता करने में मदद मिलेगी कि आपके पास कितनी वैल्यू के एसेट्स हैं और आपके ऊपर कितना पैसा बकाया है। आपके कुल एसेट्स और देनदारियों के बीच के डिफरेंस से आपकी नेट वर्थ का पता चलता है। अगर आपकी नेट वर्थ पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आपके पास देनदारियों से ज्यादा पैसा है, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी नेट वर्थ माइनस में है तो भी आपको ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने लोन की रकम का पेमेंट करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी नेट वर्थ भी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। चौथा तरीका यह है कि अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं। जब आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं, इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट कमाने की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप कई तरह की इक्विटी, डेट और कैश जैसे एसेट क्लास के स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड्स और कमोडिटीज जैसे स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह के ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स को लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे तो आप ज्यादा सिक्योर रहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी स्टॉक के बारे में गारंटी के साथ ये नहीं कहा जा सकता है कि वो किस समय अच्छा या बुरा परफॉर्मेंस करेगा। इसीलिए जब आपके पोर्टफोलियो में कई तरह के स्टॉक्स होंगे तो उनके साथ जुड़ा हुआ रिस्क फैक्टर भी बहुत कम हो जाएगा और स्टॉक्स की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद एक एवरेज के बेस पर आपका पोर्टफोलियो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट का कोई भी भरोसा नहीं है और ये कभी भी गिर सकता है। इसलिए आपके लिए यही बेहतर है कि आप अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ना लगाएं, बल्कि आप कुछ पैसा अपने बजट के मुताबिक जमीन या घर जैसी प्रॉपर्टी खरीदने में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ पैसा लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने में भी लगाएं, जिससे कि आप खुद को ज्यादा सिक्योर महसूस कर सकें। कुछ पैसा लॉन्ग टर्म के लिए बैंक एफडी और पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसी गारंटीड सरकारी स्कीम में भी लगाएं, जिससे कि किसी भी अर्जेंट जरूरत के समय आप आसानी से अपना पैसा निकाल सकें। पांचवा तरीका यह है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करें। जैसा कि आप जानते होंगे कि रिटायरमेंट के बाद जैसे जैसे एक इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, उसके लिए डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी जैसी कई तरह की गंभीर बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है और आपकी हेल्थ केयर की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसीलिए इन खर्चों को करने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल, आप SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में 12% रेट ऑफ रिटर्न मानते हुए 30 साल के लिए 2900 रुपए हर महीने जमा करते हैं, तो आप मेच्योरिटी पर 1 करोड़ रुपए पाएंगे। इसी तरह से अगर आप चाहें तो रिटायरमेंट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हम लोग अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को लेकर बहुत चिंता करते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं और जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें भी खुशियां देना चाहते हैं। इसलिए हम इतना पैसा कमाना चाहते हैं ताकि हमें पैसे की कमी की वजह से अपनी लाइफ में दुखी ना होना पड़े। जब हम अपनी पसंद के लोगों के साथ ढेर सारी खुशियां शेयर करने को अपना गोल बना लेते हैं, तो फिर खुश रहने के लिए हमें अपनी जरूरत के मुताबिक पैसा कमाना भी जरूरी होता है, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत मेहनत से काम करना, ज्यादा से ज्यादा पैसों की बचत करना और लोगों के साथ बहुत ही समझदारी के साथ डील करना बहुत मायने रखता है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जिनके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा खुश रहेंगे, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से लोग कम पैसा होने के बावजूद खुश रहते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग अपने पैसे को मैनेज करने के लिए और पैसे का इस्तेमाल करने के लिए बेस्ट बैंक अकाउंट या बेस्ट क्रेडिट कार्ड या बेस्ट इंश्योरेंस स्कीम जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तलाश करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दरअसल इससे भी ज्यादा उनके लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो उन्हें वाकई में खुशी देती हैं। इस बारे में लेखक बताते हैं कि नोबेल प्राइज विनर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डैनियल काहनमैन और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर एंगस डीटन ने अभी हाल ही में एक स्टडी की है, जिसमें यह पाया गया है कि जो इंसान सालाना सिर्फ $75,000 के लेवल तक कमाई करते हैं, उन्हें मैक्सिमम खुशी महसूस होती है, लेकिन उस लेवल को पार करने के बाद उनकी खुशी और ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। दरअसल जब कोई इंसान पैसे की कमी की वजह से रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बेसिक जरूरतों को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाता है, तो उसके लिए खुश होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी जरूरतें पूरी होती जाती हैं, वैसे वैसे वो खुश होने लगता है, और फिर जब वो अपने तमाम तरह के शौक भी पूरे करने के लायक हो जाता है, तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। इसी तरह से जब वो सोसाइटी में एक रिस्पेक्टफुल तरीके से रहने लगता है, तो उसकी खुशी और ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर जब वो अपनी मर्जी के मुताबिक घूमने फिरने, एंटरटेनमेंट और पैसा खर्च करने के लिए हासिल हो सकने वाली लाइफ से जुड़ी हुई सभी जरूरतों को पूरा करने के लायक हो जाता है, तो उसकी खुशी मैक्सिमम हो जाती है। आमतौर पर $75,000 सालाना की कमाई करने वाला इंसान अपनी लाइफ में उन सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है जो कुल मिलाकर उसे मैक्सिमम खुशी देती है। जब एक बार हमारी ये सभी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो फिर हम अपनी दूसरी जरूरतों की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं, जैसे कि हम किसी से लव अफेयर करने के लिए, अपना खुद का डेवलपमेंट करने के लिए, अपनी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ जैसी चीजों को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दे सकते हैं। और ये सब वो चीजें जिन्हें आप पैसे से डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, बल्कि इसके लिए आपको खुद भी कई तरह की एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है। कहने का मतलब है कि ज्यादातर लोगों को इसीलिए भी कुछ पैसों की जरूरत होती है, जिससे कि वो खुशी पाने के लिए अपने मनपसंद पार्टनर के साथ किसी पब्लिक प्लेस में या किसी क्लब में जैसा मन चाहे वहां डांस कर सके, अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर सके, या किसी जरूरतमंद इंसान की रुपए पैसे से मदद करके खुश हो सके और एक सेटिस्फैक्शन के एहसास को महसूस कर सके। इसी तरह से अलग अलग लोगों के लिए खुश होने के अलग अलग मायने होते हैं। इसी वजह से हर एक इंसान के लिए उसकी लाइफ में अलग अलग तरह के गोल्स होते हैं, और अपने इन्हीं गोल्स को पूरा करने के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ती है। पर किसी ना किसी तरीके से हमारी खुशियां पैसे से भी जुड़ी होती हैं, लेकिन हमारे पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि हम किन चीजों से कितना खुश होते हैं। आप ये जरूर कंपेयर कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ की सिचुएशन के मुताबिक किसी दूसरी इंसान के कंपैरिजन में ज्यादा खुश रहते हैं या फिर कम खुश रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेखक बताते हैं कि हम अपनी खुशी के लेवल को इस बेस पर चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे आसपास के लोग हमारी लाइफस्टाइल की नकल करके खुश होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उनके कंपैरिजंस में ज्यादा खुश हैं। लेकिन अगर दूसरे लोग किसी भी तरह से आपकी लाइफस्टाइल की नकल नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारे कंपैरिजन में ज्यादा खुश हैं। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि डर और लालच आपके इन्वेस्टमेंट पर किस तरह से असर डाल सकता है? चलिए इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों को समझते हैं। इस बारे में लेखक कहते हैं कि कभी कभी जिंदगी में ऐसे हालात सामने आते हैं जब हम डर और लालच की वजह से इमोशनल होकर फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हैं, और जब हम इस तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमारी असली जरूरतों और गोल्स को पूरा करने के मुताबिक सही नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें कई बार बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इन्वेस्टिंग करते समय हम दो तरह के डर को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि पहला डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैसे डूब जाए,
और दूसरा डर है कि कहीं स्टॉक मार्केट हमारी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म ना करे, बल्कि खराब रिजल्ट देने लगे, या कहीं मार्केट गिर ना जाए और हम प्रॉफिट कमाने के मौके को खो ना दें। इसी तरह से हम इन्वेस्टिंग करते समय दो तरह के लालचों को भी महसूस करते हैं। जैसे कि पहला लालच ये है कि हमें ज्यादा पैसा कमाने का लालच होता है, जो हमें कभी कभी अपना भला बुरा सोचे बिना ही गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी ना होने के बावजूद हम एचपी या डेल टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने लगते हैं, जो कि हमें पहले से ही पता है कि ये प्रोडक्ट्स हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और हमारा दूसरा लालच ये है कि हम पैसे को अपने पास रखना चाहते हैं। जैसे कि आमतौर पर कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अपने स्टॉक में 10% प्रॉफिट देखते हैं और उसी स्टॉक को बेच देते हैं। हालांकि अक्सर वही स्टॉक 30% तक बढ़ जाता है और वो इस मौके का फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए जो लोग बहुत सोच समझकर अपनी जरूरतों और फ्यूचर गोल्स के मुताबिक अपनी फाइनेंशियल लाइफ प्लान कर लेते हैं, वो लोग बेफिक्री के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने में कामयाब होते हैं। एपिसोड में हमने खुशी खुशी जिंदगी गुजारने के लिए एक अच्छा फाइनेंशियल लाइफ प्लान बनाने के बारे में बात की है। इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि ज्यादा जानकारी मुसीबत क्यों है और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरत से ज्यादा जानकारी की वजह से होने वाले नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। लेखक कहते हैं कि ये सही है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सही डिसीजंस लेने के लिए तमाम तरह की जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत होती है। लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी होने से भी हमें कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हमारी चिंता और बढ़ जाएगी, क्योंकि दिन पर दिन हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर जिस तरह से मीडिया और तमाम न्यूज चैनल्स के जरिए हमारे लिए हर समय स्टॉक मार्केट्स और शेयर्स के बारे में लगातार जानकारी लेते रहना पॉसिबल हो गया है, उसकी वजह से बहुत से लोग अपने शेयर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि कौन से शेयर्स अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और किन शेयर्स में नुकसान हो सकता है। पर कुछ इन्वेस्टर्स के पास जरूरी इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट में कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। इसे इंफॉर्मेशन अंडरलोड कहते हैं। वहीं दूसरों के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर या तो वो गलत डिसीजन ले लेते हैं या वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। दरअसल जब लोगों के पास जरूरत से ज्यादा जानकारी होती है तो वो कई मामलों में सोच समझकर डिसीजन लेने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं और पैसों के मामले में बहुत लापरवाह हो जाते हैं। इसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन ओवरलोड और इंफॉर्मेशन अंडरलोड दोनों ही सिचुएशन इन्वेस्टर्स के लिए खतरनाक है। प्रॉब्लम यह है कि मीडिया की इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होती है कि इनमें से जो इंफॉर्मेशन वाकई में हमारे लिए मायने रखती है उन्हें छांटकर अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से हम कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन पर भरोसा करके गलत डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेखक बताते हैं कि वर्ष 2010 में एक अमेरिकन अखबार में यह दावा किया गया है कि अमेरिकाज बैक। उस आर्टिकल में यह बताया गया था कि बहुत सारी अच्छी चीजें होने की वजह से जल्दी ही अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत सुधार होने जा रहा था, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में भी बहुत तेजी आने वाली थी। इस न्यूज के बाद मार्केट में तेजी आ गई थी और शेयर्स के दाम बढ़ने लगे थे। लेकिन बाद में यह पता लगा कि उस आर्टिकल के मुताबिक सारे प्रेडिक्शंस यानी फ्यूचर के अंदाजे गलत थे और जिन इन्वेस्टर्स ने उस न्यूज पर भरोसा करके उस दौरान नए शेयर खरीदे थे वो मार्केट से बाहर नहीं निकले थे। उन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी फिर से लड़खड़ा गई थी। वर्ष 2011 में आर्थिक मंदी आने वाली थी। आपको पता होना चाहिए कि 8 अगस्त 2011 को ब्लैक मंडे के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि उस दिन अमेरिकन और ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो गए थे। तो हमें सिर्फ मीडिया की न्यूज पर भरोसा करके ही कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें मार्केट सिचुएशन, अपने पिछले एक्सपीरियंसेस, अपनी काबिलियत और हमें मिलने वाली न्यूज के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन लेना चाहिए। आपको यह भी समझना चाहिए कि जब शेयर बाजार अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स को यह गलत फहमी हो जाती है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले शेयर्स को पहचान सकते हैं। लेकिन जब बाजार गिरता है और फ्यूचर में किसी भी शेयर के बारे में नहीं पता होता है कि वो अच्छा या खराब कैसा परफॉर्म करेगा, तो ऐसे समय में इन्वेस्टर्स अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं कर सकते और ना ही वो जरूरत से ज्यादा न्यूज और एडवर्टाइजमेंट पर भरोसा कर सकते हैं। वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसने से बचना चाहते हैं तो आप नीचे बताए गए पॉइंट्स को फॉलो करके अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सही डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, आपको पहले से ही शेयर मार्केट की जनरल टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि आपको इक्विटी शेयर, प्रेफर्ड शेयर, आईपीओ, फॉलो पब्लिकेशन ऑफर, ब्लू चिप कंपनी,
insider trading, bonus issue, commercial paper, blue market, bear market, dividend hot money, junk bonds, curve training, stag, alpha share, right issue, snowballing प्रभाव, short selling, large cap कंपनियां, मिड कैप कंपनियां, स्मॉल कैप कंपनियां और पॉन्जी स्कीम्स जैसे इंपॉर्टेंट शब्दों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए, जिससे आपको अपनी जरूरत के मुताबिक स्टॉक सिलेक्ट करने में मदद मिलेगी और आप किसी न्यूज या एडवाइस के बारे में तय कर सकेंगे कि वो आपके लिए सही है या नहीं। नंबर 2, याद रखें कि जब भी आपको शेयर मार्केट में अचानक से उतार चढ़ाव आता दिखे तो बहुत सोच समझकर डिसीजन लेने की जरूरत होती है। ऐसी सिचुएशन में शेयर्स को खरीदने या बेचने में जल्दबाजी करना सही नहीं होता। इसलिए अगर आप बहुत धीरज और शांति के साथ अपने गोल और रिस्क उठाने की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लें तो इसका आपको फायदा भी मिलेगा और नुकसान होने के चांस भी कम हो जाएंगे। नंबर 3, स्टॉक मार्केट में अक्सर आपको ऐसे लोगों की भीड़ दिखाई देती होगी जो किसी खास शेयर का पीछा कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे उसी शेयर को खरीदने के लिए इस तरह की भीड़ का पीछा करेंगे तो हो सकता है कि आपको आगे चलकर इस वजह से काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप किसी भी शेयर में अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो आप किसी भीड़ की नकल करने की जगह उस शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उस शेयर के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करें, कंपनी की ग्रोथ आउटलुक की इवैल्यूएशन करेंगे, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखें और उसके मैनेजमेंट के टैक्स रिकॉर्ड को एनालाइज करें। तब आपको ये पता चलेगा कि वो शेयर आपके गोल और जरूरत के मुताबिक सही है या नहीं। और जब आप इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझ लें तभी उसमें पैसा लगाने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। नंबर 4, स्टॉक मार्केट में यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि किसी शेयर को खरीदने का सही समय कब है। स्टॉक की कीमतों की वैल्यूएशन करना भी मुश्किल है। बहुत से लोग बहुत सी चीजों के बेस पर मार्केट की स्टडी और रिसर्च करते हैं और इस बारे में जरूरत से ज्यादा जानकारी और एडवाइस देते हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि मार्केट किस समय कैसा परफॉर्म करेगी। वहीं ऐसे कई शेयर्स होते हैं जिनमें हमें लगता है कि अच्छी कमाई होगी और इसी उम्मीद में बहुत से इन्वेस्टर्स अक्सर अपना पूरा पैसा लुटा देते हैं। हालांकि स्टॉक मार्केट में हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उन गलतियों को दोहराने की कोशिश ना करें। नंबर 5, आमतौर पर किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए उसके स्टॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा पब्लिक में आसानी से अवेलेबल होते हैं, जिसकी मदद से आप ये पहचान सकते हैं कि किसी समय पर कौन से शेयरों की कीमत मार्केट प्राइस में कंपैरिजन में सही है। इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको मिलने वाली न्यूज, एडवर्टाइज या अफवाह आपके लिए किसी काम की है भी या नहीं। इसके साथ ही अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक बैलेंस्ड डाइवर्सिफिकेशन बनाएंगे तो इससे मंदी के दौरान आपके नुकसान की कम से कम पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स हर एक सेक्टर को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। इस वजह से मार्केट में एक ही समय पर अलग अलग तरह के स्टॉक्स की कीमतों में अलग अलग तरीके से तेजी या गिरावट होती है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह है कि आप अपने पैसे को हर तरह से इस तरह से फैला दें कि किसी एक शेयर या एसेट के लिए आपका रिस्क बस उसी शेयर तक सीमित रहे। इस तरीके से आपके पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी यानी अस्थिरता को कम करने में मदद मिलती है। इसका मतलब है कि आपके पोर्टफोलियो के रिस्क को कम करने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन वोलेटाइल मार्केट यानी उतार चढ़ाव वाले मार्केट में भी लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने में आपकी मदद करता है। पिछले एपिसोड में हमने स्टॉक मार्केट में इंफॉर्मेशन, एडवाइस और अफवाह के बारे में बात की है। इस एपिसोड में हम फाइनेंशियल प्लान्स की इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि ये प्लान्स हमें हमारे गोल्स तक पहुंचाने में कितनी मदद कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम अपनी लाइफ के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो हम अपनी जरूरतों, इच्छाओं, सपनों और गोल्स को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि फ्यूचर के बारे में बिल्कुल सही सही भविष्यवाणी कर पाना या फ्यूचर के बारे में एकदम सटीक अंदाजा लगा पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें अपने प्रेजेंट टाइम में रहकर ही ये पता लगाने की जरूरत होती है कि अपने फ्यूचर गोल्स को पूरा करने के लिए हमें कितने पैसों की जरूरत होगी। एक फाइनेंशियल प्लान के लिए हमें बहुत से अजम्पशंस का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, यानी कि हम अपने अनुमानों या अंदाजों के बेस पर बहुत सी चीजों को सही मान लेते हैं। ये अजम्पशंस समय के साथ बदल सकते हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में हमारी प्लानिंग की कुछ चीजें रियल लाइफ की चीजों से मैच ना करें, जिसकी वजह से हमारे जीने के तरीके पर और अपने फाइनेंशियल प्लान के मुताबिक काम करने पर एक बड़ा असर हो सकता है। मान लीजिए कि अगर आप गलत एजम्पशंस के बेस पर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग तैयार करते हैं तो फिर आपके लिए अपने गोल्स को हासिल करने और अपनी उम्मीदों को पूरा करना
और भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में तमाम तरह के अजम्पशंस को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो या आपका गोल फ्यूचर में अपने बच्चों की हाई एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना हो या बेटी की शादी करना हो, इन सब चीजों को कामयाबी के साथ पूरा करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। आइए अपने गोल्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस के बारे में समझते हैं। जैसे कि पहला अजम्पशन है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से फ्यूचर में आपको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रेजेंट टाइम के कंपैरिजन में ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत होगी। इसलिए अपने गोल्स को कामयाबी के साथ पूरा करने के लिए आपको अपनी कैलकुलेशंस में से एक सही इन्फ्लेशन रेट यानी मुद्रास्फीति दर को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप ये पक्का कर सकेंगे कि आप सही गोल कॉर्पस फिगर को हासिल कर सकेंगे। सही गोल कॉर्पस फिगर का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपको अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए सालाना या अपने गोल्स और बाकी जरूरतों के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 20 वर्षों में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 6.3% है और पिछले 5 वर्षों में एवरेज इन्फ्लेशन रेट करीब 4.9% है। हालांकि ये भी याद रखें कि पिछले कुछ वर्षों में हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन जैसे और भी तमाम फील्ड्स में कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसलिए आपको ये भी देखना होगा कि आप किस फील्ड में अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं, ताकि उसी के मुताबिक इन्फ्लेशन रेट के बारे में अंदाजा लगा सकें। दूसरा अजम्पशन है रिटर्न का इन्वेस्टमेंट रेट। एक फाइनेंशियल प्लानिंग में आपके लिए अपने गोल्स और सपनों को कामयाबी के साथ पूरा करना आपके पोर्टफोलियो में शामिल शेयर्स की परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसलिए आपको समय के साथ अपने इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ का अंदाजा लगाने के लिए उससे मिलने वाले रेट ऑफ रिटर्न का अंदाजा लगाना होगा। लेकिन साथ में यह भी याद रखें कि तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के लिए आपको अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि हर एक तरह के शेयर से जुड़े हुए रिस्क अलग अलग लेवल पर होते हैं। जैसे कि जो स्टॉक्स ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं उनके साथ ज्यादा रिस्क भी जुड़ा होता है। इसी तरह से जो स्टॉक्स कम रिटर्न देते हैं उनके साथ कम रिस्क जुड़ा होता है। एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मदद से इन्वेस्टर्स पॉजिटिव रिटर्न हासिल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहां बैंक, एफडी या बॉन्ड सर्टिफिकेट में बहुत कम रिस्क होता है, वहीं दूसरी तरफ स्टॉक ऑप्शंस और फ्यूचर्स में नुकसान होने से बहुत ज्यादा रिस्क होता है। आप अपने पोर्टफोलियो से जितना रेट ऑफ रिटर्न पाने की उम्मीद करते हैं उसी के मुताबिक आप अपने स्टॉक्स या एसेट्स को चुनते हैं। जैसे कि आपको ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न पाने के लिए ज्यादा रिस्क वाले स्टॉक को लेना होगा, और अगर आपकी जरूरतें और गोल्स कम रेट ऑफ रिटर्न से पूरे हो सकते हैं तो फिर आप कम रिस्क वाले स्टॉक्स को ले सकते हैं। आपको अपने रेट ऑफ रिटर्न को बहुत सावधानी से चुनने की जरूरत होगी। तीसरा अजम्पशन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा। जब हम अपना रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहते हैं तो हमें यह तय करने में प्रॉब्लम हो सकती है कि रिटायरमेंट के बाद हमें सालाना कितने पैसों की जरूरत होगी। इसके अलावा हमें ये आइडिया भी होना चाहिए कि हम अपने रिटायरमेंट के लिए जमा किए गए पैसे को कितने वर्षों तक इस्तेमाल करते रहेंगे। हालांकि किसी भी इंसान को एग्जैक्टली ये नहीं पता होता है कि वो कब तक इस दुनिया में रहेंगे, लेकिन आप कुछ आंकड़ों की मदद से इस बारे में एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। जैसे कि भारत में ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 70 वर्ष है, लेकिन कुछ जगहों पर यह 75 वर्ष भी हो सकती है। अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और अपनी अच्छी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 वर्ष से भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए आप अपनी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मुताबिक अपने रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। और चौथा अजम्पशन है आपके गोल की मौजूदा कॉस्ट। दोस्तों, जब आप किसी गोल को हासिल करने के लिए प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले आपके लिए ये अजम्पशन करना इंपॉर्टेंट होता है कि उस गोल की मौजूदा कॉस्ट क्या है। कभी कभी इस अमाउंट को जानना काफी आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी घर को 3 साल बाद खरीदना चाहते हैं या किसी कार को 5 साल बाद खरीदना चाहते हैं तो इन दोनों चीजों की मौजूदा कीमत को आप आसानी से जान सकते हैं, लेकिन कुछ दूसरी चीजों के बारे में जानना हमेशा इतना आसान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 साल बाद अपने बच्चों को इंजीनियर या मेडिकल की एजुकेशन देना चाहते हैं तो आपके लिए 10 साल बाद के हिसाब से इन कोर्सेज की मौजूदा लागत का पता कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि किसी एजुकेशन कोर्स की लागत प्रेजेंट टाइम में 5 लाख रुपए हो और हो सकता है उस कोर्स की कीमत आपके बच्चे की रैंकिंग के हिसाब से 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए भी हो सकती है। इसी तरह से रिटायरमेंट के बाद मौजूदा कॉस्ट पर आपके खर्चों के बारे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपके खर्चे इस बात पर डिपेंड करेंगे कि उस समय आपकी लाइफस्टाइल क्या होगी।
आप किस जगह पर रहेंगे और किन चीजों पर खर्चा करेंगे। लेकिन आप इस मामले में ज्यादा परेशान होने की जगह अपने मौजूदा खर्च के मुताबिक भी अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में आप 50,000 रुपए हर महीने खर्च कर रहे हैं, तो आपका अजम्पशन ये है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने 50,000 रुपए खर्च करेंगे। लेखक रिटायरमेंट प्लान के बारे में समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर यह बताते हैं कि एक पति पत्नी को अपने रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को लेकर बहुत चिंता थी। इसके बारे में एडवाइस लेने के लिए वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाते हैं। वो एडवाइजर तमाम तरह के असम्पशंस यानी मान्यताओं के बेस पर एक प्लान बनाता है, लेकिन उन दोनों लोगों को यह पता चलता है कि वो उस प्लान के मुताबिक अपने गोल्स को हासिल नहीं कर सकेंगे। वो इस बारे में बात करते हैं और फिर वो एडवाइजर अपने कुछ दूसरे असम्पशंस के मुताबिक उनको एक नया प्लान देता है। इसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि उन्हें कुछ वर्षों बाद रिटायरमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार होने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट पर और ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत होगी। इसीलिए वो पैसा कमाने के लिए फिर से वही सब कुछ करने लगते हैं जैसे कि वो हमेशा किया करते थे। रिटायरमेंट को लेकर अभी भी उनकी चिंता कम नहीं हुई थी, क्योंकि वो जानते थे कि उनके फाइनेंशियल एडवाइजर ने जिन अजम्पशंस के बेस पर उनके लिए प्लान तैयार किया था, असल में वो सब अजम्पशंस बकवास हैं, क्योंकि उन पर गारंटी के साथ भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस एग्जाम्पल से ये नतीजा निकलता है कि सिर्फ अजम्पशंस यानी कुछ चीजों के बारे में सिर्फ एक अंदाजे के बेस पर फ्यूचर के बारे में प्लान्स बनाना बेकार है, क्योंकि जब तक ये प्लान्स आपको सही रिजल्ट्स नहीं देंगे तब तक आपके लिए इन प्लान्स का कोई मायने नहीं है। पिछले एपिसोड में हमने फाइनेंशियल प्लान्स की यूजफुलनेस के बारे में बात की थी। इस एपिसोड में हम स्टॉक मार्केट में फीलिंग्स और इमोशंस के इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। लेखक कहते हैं कि शेयर बाजार में पैसा लगाने के समय हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना इसकी वजह से हमें कई बार नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। लेकिन अगर हम ये समझ लेंगे कि आमतौर पर इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल डिसीजंस में इमोशंस किस तरह से एक बड़ा असर डाल सकते हैं, तो हम स्टॉक मार्केट में पैसों के लेन देन में गलतियां करने से काफी हद तक खुद को बचा सकते हैं। इसके साथ ही आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं और परेशान रहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ उनका पैसा ही दांव पर नहीं लगा होता, बल्कि उनके शेयर्स की परफॉर्मेंस का असर उनके अपनी जिंदगी के साथ साथ जिन्हें वो चाहते हैं उनकी जिंदगी पर भी पड़ता है। अगर इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो इन्वेस्टर्स बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसला लेने लगेंगे और इस वजह से उनके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस और उनके अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस पर भी काफी बुरा असर पड़ेगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इमोशंस के बारे में समझते हैं, ताकि ये ध्यान रखा जा सके कि उनके बेस पर लिए गए डिसीजंस किस वजह से आपको स्टॉक मार्केट में किस तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। जैसे कि पहला इन्वेस्टमेंट इमोशन है धीरज की कमी। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक में पैसा लगाने पर फायदा मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। जब स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर्स की कीमतें तो बढ़ रही होती हैं, लेकिन कुछ दूसरे स्टॉक्स की कीमतें उन शेयर्स के कंपैरिजन में कम बढ़ रही होती हैं, तो बहुत से इन्वेस्टर्स अच्छा परफॉर्मेंस ना करने वाले स्टॉक्स को शक की निगाहों से देखने लगते हैं और नुकसान ना होने पर भी ऐसे स्टॉक को बेचने के लायक समझ लेते हैं। और जब स्टॉक्स की कीमतें गिरने लगती हैं तो ऐसे इन्वेस्टर्स की ये टेंडेंसी और भी तेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने स्टॉक्स को कम कीमत पर भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। कई मामलों में बाद में ये पता चलता है कि अगर उन्होंने बस कुछ समय के लिए इंतजार किया होता तो वो नुकसान उठाने से बच सकते थे या फ्यूचर में किसी समय इन स्टॉक्स को बेचकर फायदा भी कमा सकते थे। इसीलिए जब तक कि किसी इन्वेस्टर को किसी अर्जेंट जरूरत के लिए अचानक पैसा निकालने की जरूरत ना हो या उनको इस बात का यकीन ना हो जाए कि कोई स्टॉक एक रीजनेबल टाइम पीरियड में भी उनकी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं करेगा, तब तक उनके लिए अपने इमोशंस को भूलकर उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना ही बेहतर होगा। दूसरा इमोशन है नुकसान से बचने की टेंडेंसी। बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट से फायदा कमाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो नुकसान से नफरत करते हैं। इस टाइप के इमोशंस रखने वाले इन्वेस्टर्स कभी भी ऐसे शेयर्स को खरीदना पसंद नहीं करेंगे जिन शेयर्स के साथ पैसों का रिस्क जुड़ा होता है, भले ही उन शेयर्स में बहुत हाई रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी ही क्यों ना हो। इसकी वजह यह है कि वो फ्यूचर में किसी भी तरह के नुकसान से खुद को बचाए रखना चाहते हैं, और जब उन्हें अपने किन्हीं शेयर्स के लिए यह यकीन हो जाता है कि उन शेयर्स की कीमत गिर जाएगी, तो वो ये सोचकर जल्द से जल्द उन्हें बेच देते हैं कि ज्यादा नुकसान उठाने के लिए इंतजार करने से अच्छा है कि वो उन शेयर्स को कम नुकसान उठाकर कम कीमत पर ही बेच दें।
लेकिन इस तरह के इमोशंस के साथ ये खतरा जुड़ा होता है कि कम कीमत पर बिक्री करने के बाद वो उन शेयर्स की रिकवरी करने की पॉसिबिलिटी को छोड़ देते हैं, खासतौर से उस केस में जब शेयर्स टेम्पररी तौर पर नीचे आते हैं लेकिन लंबे समय में उनके अंदर हाई रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी होती है। तीसरा इमोशन है साथियों का प्रेशर। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि आमतौर पर हम दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ फैसले ले लेते हैं, जैसे कि जब हम किसी मामले में खुद से कोई फैसला नहीं ले पाते तो ऐसी सिचुएशन में हम ज्यादातर लोगों की राय से अग्री करते हैं। और इसी तरह जब हमारे दोस्त, पड़ोसी और फैमिली मेंबर्स इस बारे में बात करते हैं कि उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना प्रॉफिट कमाया है, तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर वो लोग उन स्टॉक्स पर पैसा कमा सकते हैं तो हम भी उन्हीं की तरह इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आप इसी बेस पर किसी स्टॉक को खरीदने का फैसला करते हैं तो हो सकता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर उनके जैसा रिजल्ट ना मिले, क्योंकि आपके हालात दूसरों से अलग हैं। जैसे कि स्टॉक्स को खरीदने की टाइमिंग अलग है, उनकी कीमतें अलग हैं और उस टाइमिंग पीरियड के दौरान मार्केट की परफॉर्मेंस भी अलग है। इसीलिए आपको अपने साथियों के प्रेशर वाले इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा, ताकि आप सोच समझ कर फैसला ले सकें और नुकसान होने के रिस्क को कम कर सकें। चौथा इमोशन है ओवर रिएक्ट करने की टेंडेंसी। दोस्तों, याद रखें कि पैसिमिज्म यानी निराशावाद और ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद एक इन्वेस्टर की साइकोलॉजी पर गहरा असर डालते हैं। इसका मतलब यह है कि एक आशावादी इंसान हर जगह अच्छी चीजों को देखता है और आमतौर पर यह उम्मीद करता है कि फ्यूचर में भी उसके लिए आगे बढ़ने की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दुनिया में मौजूद हैं। और दूसरी तरफ एक निराशावादी इंसान खासतौर से अपने चारों तरफ सिर्फ नेगेटिव पहलुओं को ही देखता है और ये सोचता है कि दुनिया में उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी जब कुछ इन्वेस्टर्स किसी कंपनी के बारे में पॉजिटिव यानी अच्छी खबर सुनते हैं तो वो इस भरोसे के बेस पर ओवर रिएक्ट कर सकते हैं कि इस न्यूज का उस कंपनी के स्टॉक पर भी अच्छा असर पड़ेगा और वो ऊंची कीमत पर भी उस कंपनी के स्टॉक को खरीद लेते हैं। इसी तरह वो किसी कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव यानी बुरी खबर सुनकर बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नुकसान होने पर भी अपने स्टॉक्स को बेच सकते हैं। हालांकि किसी कंपनी के बारे में अच्छी या बुरी खबर की वजह से शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग्स देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे सिचुएशन में कुछ स्टॉक्स की कीमतें बहुत कम समय के लिए ऊपर नीचे हो जाती हैं। हालांकि इससे उन स्टॉक्स की रियल परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं होता और वो स्टॉक्स जल्दी ही अपनी असली कीमतों पर वापस आ जाते हैं। इसीलिए अगर आप ओवर रिएक्ट करने की टेंडेंसी पर कंट्रोल रखेंगे तो न सिर्फ आप अपने नुकसान को बचा सकते हैं बल्कि लॉन्ग टर्म में आप अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इस तरह के इमोशंस के अलावा और भी दूसरे कई इमोशंस हैं जिनके बारे में पता लगाकर आप उनके बेस पर गलत फैसला लेने से खुद को बचा सकते हैं और स्टॉक मार्केट में अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जिस तरह से हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हमें किस स्टॉक को कब खरीदना चाहिए, उसी तरह से हमारे लिए अपने स्टॉक को रखने या बेचने के लिए एक स्ट्रैटेजी को तैयार करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने से पहले कई फैक्टर्स पर सोच विचार करने की जरूरत होती है, जैसे कि रिस्क टॉलरेंस यानी वो कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है, टाइम होराइजन यानी उन्हें कब पैसे की जरूरत होगी और उनका फाइनेंशियल गोल क्या है। कभी कभी हम अपने डर और लालच जैसे इमोशंस की वजह से किसी स्टॉक को बेचने या ना बेचने का डिसीजन ले लेते हैं, जैसा कि हम डरते हैं कि कहीं स्टॉक्स की कीमतें गिर ना जाएं, इसीलिए इसे बेचना चाहिए। हमें लालच होता है कि इनकी कीमतें अभी और बढ़ेंगी, इसीलिए हमें इन्हें रखना चाहिए। याद रखें कि अगर आपके किसी स्टॉक की कीमत आपकी उम्मीद के मुताबिक या उम्मीद से ज्यादा बढ़ गई है तो आप इस बारे में ज्यादा सोच विचार ना करें और उसे बेचकर किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करें जो आपके फाइनेंशियल प्लान्स के मुताबिक ज्यादा सटीक तरीके से मैच करता हो। कुछ इन्वेस्टर्स इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए या 1 वर्ष से कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि जैसे ही उन्हें कैपिटल गेन मिलेगा और जब उन्हें पैसे की जरूरत होगी तो वो अपने स्टॉक को बेच सकेंगे। एक लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी को बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी कहते हैं, जिसमें एक इन्वेस्टर स्टॉक खरीदता है और उन्हें लंबे समय तक रखता है। बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर स्टॉक्स मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए होने वाले उतार चढ़ाव से कम चिंतित या परेशान होते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में कंपनी के रेवेन्यू या प्रॉफिट देने की कैपेबिलिटी के बेस पर ही स्टॉक्स को चुनते हैं। पिछले एपिसोड में हमने उन फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बात की है जिनके बेस पर लिए गए डिसीजंस की वजह से हमें स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाना पड़ता है। इस एपिसोड में हम ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे
जिनकी वजह से आपके फैसलों के बेस पर रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से पहले कई बार फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने की जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट की फील्ड में सभी चीजों को बहुत बारीकी से जानते हैं और उन्हें अपने काम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा वो इस तरह की एडवाइस देने के लिए सरकार से ऑथोराइज्ड होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ इन्वेस्टर्स सिर्फ सुनी सुनाई बातों के बेस पर ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हालांकि देश भर में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कार, इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम या रिटायरमेंट का कोई सॉलिड प्लान नहीं है। जबकि ज्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि किसी इंसान के फाइनेंशियल डिसीजंस के बेस पर ही उस इंसान की फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार होना काफी हद तक डिपेंड करता है। क्योंकि अच्छी तरह से सोच समझकर किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से बनाई गई फाइनेंशियल प्लानिंग उस इंसान को किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में बचा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 15% लोग ही फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेते हैं। अगर आप अपने लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर को तलाश करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप उसी को अपना एडवाइजर चुनें जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकें और वो आपको अपनी बातों से घुमाने की कोशिश ना करें। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर में किस तरह की क्वालिटीज की जरूरत होती है, खासतौर पर ऐसे लोग जिन्होंने कुछ समय पहले ही नौकरी जाना शुरू किया होता है। उन्हें इस मामले में जानकारी और भी कम होती है, लेकिन कुछ अहम चीजों की जानकारी होने पर आप अपने लिए एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर चुन सकते हैं। पहला, क्वालिफिकेशन यानी काबिलियत। जैसे आमतौर पर लोग अपनी बीमारी के इलाज के लिए किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना मुकदमा लड़ने के लिए किसी क्वालिफाइड लॉयर के पास जाते हैं, उसी तरह से आपको अपने लिए एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर भी चुनना चाहिए। इसलिए कोशिश करें कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनाने के लिए चुनें। दूसरा, ट्रस्ट यानी भरोसा। किसी भी इंसानी रिलेशन में आपसी भरोसे का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन खास तौर से आपके पैसों के मैनेजमेंट के मामले में किसी पर भी भरोसा करना बहुत मायने रखता है। इसलिए आपको इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि आपका पैसा सही हाथों में है। तीसरा, पूरी रिसर्च करें। अपने एडवाइजर से बात करने से पहले आपको अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर लेनी चाहिए ताकि आप उनको अपनी जरूरतों, इच्छाओं, सपनों, गोल्स और अपने पैसों के बजट के बारे में अच्छी तरह से समझा सकें और ये समझ सकें कि कहीं वो आपको गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। चौथा, ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछें। आमतौर पर कुछ लोगों के अंदर सवाल ना पूछने की आदत बन जाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के मामले में और अपने पैसों की सिक्योरिटी के लिए यह जरूरी है कि आप खुलकर अपने सवाल पूछें। आपको किसी भी तरह का सवाल करने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पैसों के मामले में ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करने पर आपको पैसों को सही ढंग से मैनेज करने में क्लैरिटी मिलती है और इसके साथ ही आपको अपने एडवाइजर के एक्सपीरियंस और नॉलेज की गहराई के बारे में भी पता चलता है। पांचवा, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हो। आपके एडवाइजर को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वो आपको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स के बारे में बताए और आपकी जरूरतों और तमाम दूसरी सिचुएशंस के मुताबिक अलग अलग तरीकों से आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद कर सके। मार्केट में कई ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी हैं जो सभी इन्वेस्टर्स को करीब करीब एक जैसी एडवाइस देते हैं, जबकि हर इन्वेस्टर की जरूरत, सोच और पैसों का बजट अलग होता है। ऐसे में आपको इस बात पर ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका एडवाइजर खासतौर पर आपके लिए खास जरूरतों पर कितना ध्यान देते हैं। छठा है, उनके अंदर के कमिटमेंट को जानने की कोशिश करें। एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की जिम्मेदारी है कि वो अपने क्लाइंट्स को अच्छी तरह से एकजुट करें, उन्हें उनके गोल्स को ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करें, अपने अंदर अपने काम के लिए जुनून और अपने क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए कमिटमेंट दिखाएं। इन्हीं सब चीजों की मदद से आप कामयाबी के साथ अपनी जरूरतों और गोल्स को पूरा कर सकेंगे। किसी एडवाइजर की ईमानदारी को जज कर पाना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि आपसे भरोसा बनाने में टाइम लगता है। शुरुआती दौर में आपको ये पक्का करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है और बहुत टाइम भी खर्च करना पड़ सकता है कि आपको मिलने वाली एडवाइस आपके लिए वाकई में बिल्कुल सही और फायदेमंद है या नहीं। समय के साथ आपको अपने एडवाइजर के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग जब अपनी जरूरतों, इच्छाओं, सपनों और गोल्स को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट के जरिए ढेर सारा पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं और अगर उनको किसी चीज में बहुत ज्यादा फायदा होने की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है
तो वो बहुत जल्द उस चीज पर भरोसा कर लेते हैं और उसके बारे में ज्यादा जांच पड़ताल या कोई सवाल किए बिना ही उसमें अपना पैसा लगा देते हैं। अक्सर इस तरह से बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत साबित होते हैं और उनको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लेखक हाल के इतिहास में सबसे मशहूर पॉन्जी स्कीम और यूएसए में इन्वेस्टर्स के साथ किए जाने वाले सबसे बड़े फ्रॉड के बारे में बात करते हैं, जिसे बर्नार्ड एल मेडॉफ नाम के आदमी ने किया। ऐसा बताया जाता है कि पॉन्जी स्कीम में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स को बहुत हाई रिटर्न देने का लालच दिया जाता है, लेकिन असल में उनका पैसा लूट लिया जाता है। मेडॉफ ने अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज फर्म के जरिए 10 वर्षों से ज्यादा समय तक 5,000 से ज्यादा लोगों के पैसों को खाते में जमा किया और फिर उन पैसों को मेडॉफ ने खुद ही निकाल लिया और उन पैसों को उसने कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया। और फिर वर्ष 2008 में उसके फ्रॉड के बारे में सबको पता चल गया। इस फ्रॉड में इन्वेस्टर्स का करीब $6,500 का नुकसान होना बताया जाता है। याद रखें कि अपने पैसे को सही ढंग से मैनेज करने के लिए जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी चाहिए और इसके लिए हम किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। इसीलिए हमें आमतौर से अलग दिखने वाली चीजों पर डाउट होना चाहिए और उसके बारे में कोई फैसला लेने से पहले उस डाउटफुल चीज की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन की मदद से कोई भी इंसान अपनी जरूरतों, इच्छाओं, सपनों और गोल्स को कामयाबी के साथ पूरा कर सकता है। जैसे कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाएंगे, जल्दी से जल्दी अपने कर्ज चुकाएंगे, एक बजट बनाकर सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च करेंगे और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए अपना कमिटमेंट दिखाएंगे, तो आप अपनी जिंदगी में खुशहाली महसूस करेंगे। लेकिन साथ में ये भी याद रखें कि भले ही आप अपनी जरूरतों, इच्छाओं और गोल्स को पूरा करने के लिए कितनी भी अच्छी प्लानिंग क्यों ना कर लें, लेकिन उसके रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप अपने बच्चे को एक डॉक्टर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये उसके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन वो बच्चा अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद आपकी उम्मीद के खिलाफ एक गांव में जाकर लोगों का इलाज करने लगता है और बहुत कम पैसे कमा पाता है। हालांकि ये सिचुएशन आपके बच्चे के लिए अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन शायद आपने ये उम्मीद नहीं की थी कि बच्चे की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी आपका बच्चा बहुत कम पैसा कमाएगा। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि भले ही आप अपने डिसीजंस बहुत समझदारी के साथ ले रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ चीजें पूरी तरह से आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। इसीलिए आपको सिर्फ फाइनेंशियल वजहों को ध्यान में रखकर ही अपने फैसलों को लेना नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपने फैसलों के साथ जुड़े हुए लोगों के नजरिए और इच्छाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। याद रखें कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक डिसीजंस तो ले सकते हैं, लेकिन आप उनके रिजल्ट्स को अपने मनचाहे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। पिछले एपिसोड में हमने ये बात की थी कि कैसे पैसों के मामले में डिसीजंस के बेस पर रिजल्ट की गारंटी नहीं दी जा सकती। इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि लोगों की जिंदगी में पैसों के क्या मायने। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग अपनी फैमिली, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के साथ पैसों के बारे में बात नहीं करना चाहते। आमतौर पर इसकी वजह यह है कि कुछ लोग ऐसी लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं जो उनकी इनकम से मेल नहीं खाती है, लेकिन फिर भी वो लोग छुपकर अपने क्रेडिट कार्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों से और दूसरी जगहों से खूब सारा उधार पैसा ले रखा है, लेकिन उनके पास उधार लिए गए पैसों को वापस लौटाने का कोई तरीका ही नहीं है और इस वजह से कुछ लोगों की वर्षों पुरानी पक्की दोस्ती भी टूट गई है। अक्सर कई बार पैसों की वजह से पति पत्नी के बीच में भी झगड़े हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वाइफ की सहेली माधुरी एक बैंक में नौकरी करती है, लेकिन उनके पति का जॉब 1 साल पहले छूट गया है। इसके बाद से वो पैसे कमाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद उनके पति ने करीब 8 लाख रुपए के शेयर मार्केट में गंवा दिए। अब वो पैसों के लेन देन के बारे में माधुरी के साथ कोई बात शेयर ही नहीं करते हैं। माधुरी को डर है कि उनके पति शायद अभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि होम लोन की ईएमआई चुकाने के बाद माधुरी के पास जो एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं वो उनके पति के क्रेडिट कार्ड से बकाया अमाउंट को चुकाने में चले जाते हैं और बाकी का पैसा उनकी बेटी के चाइल्ड प्लान के इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने में खर्च हो जाते हैं। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में वो पैसों की बचत बिल्कुल नहीं कर पा रही हैं, जबकि वो अपनी बेटी की हाई एजुकेशन के लिए पैसे बचाना चाहती है। लेकिन वो ये बात अपने पति को नहीं बता सकती क्योंकि माधुरी को डर है कि उनके पति उनके पैसों को भी शेयर में लुटा सकते हैं। ये कहानी सिर्फ माधुरी की फैमिली की ही नहीं है, बल्कि पैसों के मामले में और भी कई फैमिलीज की यही कहानी है। कई फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने अपनी स्टडीज में ये पता लगाया है कि पैसों को लेकर पति पत्नी के बीच कुछ अहम वजहों से झगड़े होते हैं। जैसे कि पहली वजह है फिजूल खर्ची। अगर पत्नी या पति दोनों में से कोई भी जरूरत से ज्यादा खर्च करता है
तो इस बात पर झगड़ा होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। और अगर किसी फैमिली में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर फिजूल खर्ची बढ़ने का ज्यादा डर रहता है। इसे रोकने के लिए पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के क्रेडिट कार्ड और बैंक स्टेटमेंट पर नजर रखनी चाहिए। अगर पति या पत्नी किसी के भी क्रेडिट कार्ड का बकाया हर महीने बढ़ रहा है तो ये वाकई में एक बड़ी प्रॉब्लम है और इस पर पति पत्नी दोनों को आपस में बात करके क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को कम करना होगा। पति पत्नी को इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए जिम्मेदारियां बांटनी चाहिए। उन्हें मिलकर घर खर्च और फैमिली के इन्वेस्टमेंट पर फैसला लेना चाहिए। हालांकि एक स्टडी में यह पता चला है कि पत्नी की फिजूल खर्ची की वजह से पुरुषों को ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यह भी पता चला है कि फिजूल खर्ची के कंपैरिजन में पति या पत्नी फैमिली गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट के तरीकों पर ज्यादा बहस नहीं करते, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के इन्वेस्टमेंट की पसंद पर भरोसा नहीं होता। दूसरी वजह है कंजूसी। अगर घर चलाने में पैसों की तंगी महसूस होती है तो आमतौर पर लोग खर्च को लेकर सावधान हो जाते हैं और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक एक पैसा बचाने की कोशिश करता है तो इसे कंजूसी करना कहते हैं। इस वजह से दूसरा पार्टनर परेशानी महसूस कर सकता है। तीसरी वजह है हद से ज्यादा बचत की आदत। कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि बचत और इन्वेस्टमेंट में एक सही तालमेल होना चाहिए और उसका पर्पस भी आपको पता होना चाहिए कि आप बचत क्यों कर रहे हैं और आपको अपने गोल्स को हासिल करने के लिए कितने रुपयों की बचत की जरूरत है। कई बार बहुत ज्यादा बचत करने के चक्कर में पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं खर्च पर कंट्रोल लगाने की वजह से ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। चौथी वजह है रिश्तेदारों में पैसा बांटना। कुछ पति या पत्नी ये मानते हैं कि जब उनके पार्टनर्स अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद के लिए उन्हें पैसा बांटते हैं तो इस बात पर उनकी आपस में बहस होती है, क्योंकि इस वजह से उनकी लाइफस्टाइल पर खराब असर पड़ता है और कभी कभी जब रिश्तेदार गलत फायदा उठाते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है और उन्हें अपने गोल से पहुंचना मुश्किल लगता है। और पांचवी वजह है झूठ बोलना और बातों को छुपाना। किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास और भरोसे पर टिकी होती है। बहुत से पति या पत्नी पैसों के मामले में एक दूसरे से झूठ बोलने और एक दूसरे से अपनी बातों को छुपाने की आदत को पसंद नहीं करते हैं और इसी वजह से उनमें झगड़े होते हैं। हालांकि एक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि भारत में करीब 70% पति पत्नी पैसों के मामले में एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं। आमतौर पर पति पत्नी एक दूसरे से अपनी खरीदारी की बातों को छुपाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर उन्हें वो चीजें नहीं खरीदने देंगे। एक फैमिली में पति पत्नी को पैसे के मामले में आपसी समझ बेहतर बनाने के साथ साथ अपने बच्चों को भी बचपन से ही पैसों की इंपॉर्टेंस के बारे में समझाना जरूरी है। इसीलिए आप खुद भी फिजूल में पैसे खर्च करने की जगह अपने बच्चों को ये समझाएं कि फालतू खर्च क्या है। इससे वो शुरू से ही चीजों को समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा एक मोबाइल फोन होने के बावजूद लेटेस्ट मॉडल का दूसरा महंगा फोन खरीदने की जिद करता है और अगर आप उसे ये कहते हैं कि आपके पास उस फोन को खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो इससे बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ेगा और वो ये सोचकर निराश हो जाएगा कि उसकी फैमिली बहुत गरीब है। इसलिए अगर आप उसे ये समझाएंगे कि आपके पास जरूरी चीजों पर खर्च करने के लिए लिमिटेड पैसे हैं और अगर आप फालतू चीजों में अपने पैसों को खर्च करेंगे तो आप जरूरी चीजों को नहीं खरीद पाएंगे। इसीलिए आप उस फोन को नहीं खरीदेंगे बल्कि उसकी जगह जो चीजें बच्चों के लिए जरूरी होंगी उन्हें खरीदेंगे। इसी तरह से आप अपने बच्चों को बचत और खर्च के बारे में समझाएं ताकि बड़े होने पर वो आसानी से अपने फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। लेखक कहते हैं कि जब किसी पति के पास एक अच्छा पर्सनल फाइनेंस प्लान नहीं होता है तो उस पति को यह समझ में नहीं आता है कि वो अपनी फैमिली में पैसों की प्रॉब्लम को हल करने के लिए अपनी पत्नी के साथ किस तरह से बात करेगा। हालांकि लेखक ये भी कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपस में बातचीत करना बहुत जरूरी है। आइए पहले पर्सनल फाइनेंस प्लान के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस एक ऐसा टर्म यानी शब्द है जो आपके पैसे की सही तरीके से देखभाल करने के साथ साथ बचत और इन्वेस्टमेंट को भी कवर करता है। इसमें बजट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मॉर्गेजेस यानी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर लोन लेना, इसके अलावा रिटायरमेंट प्लान्स, टैक्स की बचत करना और एस्टेट प्लानिंग भी शामिल है। दरअसल पर्सनल फाइनेंस प्लान आपके पर्सनल फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। आमतौर पर पर्सनल फाइनेंस प्लान को 5 टाइप की इंपॉर्टेंट फील्ड्स को कवर करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि पहली इनकम यानी आमदनी, दूसरी स्पेंडिंग यानी खर्च, तीसरी सेविंग यानी बचत, चौथी इन्वेस्टिंग यानी निवेश और पांचवी प्रोटेक्शन यानी संरक्षण। पर्सनल फाइनेंस प्लान्स की स्ट्रैटेजी ये है कि आप जितनी जल्दी इसके लिए प्लानिंग शुरू करेंगे उतनी ही आपके लिए ये बेहतर होगी।
आप कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की मदद से आसानी से अपना पर्सनल फाइनेंस प्लान तैयार कर सकते हैं, जैसे कि पहली, अपनी इनकम को जानें। आपको अपने पर्सनल प्लान के बारे में कुछ भी तय करने से पहले यह पता होना चाहिए कि आपको टैक्स और रोके गए पैसे को छोड़कर अपनी सैलरी में कितने रुपए मिलते हैं। इसे टेक अवे सैलरी कहते हैं। आप जितनी जल्दी फाइनेंशियल प्लान बनाना शुरू करेंगे, उतना ही बेहतर होगा। लेकिन अपने और अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्वतंत्रता देने के लिए फाइनेंशियल गोल्स बनाने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। दूसरा है, बजट तैयार करें। इसके लिए टैक्स वगैरह को घटाने के बाद टेक अवे सैलरी यानी नेट इनकम के 50% अमाउंट को जरूरी घरेलू खर्चों के लिए रखा जाता है, जैसे कि घर वगैरह का किराया, राशन का सामान, तमाम तरह की सुविधाएं और काम पर या कहीं और आने जाने के लिए यूज किया जाता है। 30% अमाउंट को होटल में खाने और कपड़े वगैरह की शॉपिंग के लिए रखा जाता है और 20% अमाउंट को फ्यूचर गोल्स के लिए रखा जाता है, जैसे कि लोन चुकाने, रिटायरमेंट प्लान और किसी इमरजेंसी के लिए। इनके अलावा आपको कुछ और चीजों को भी ध्यान में रखने की जरूरत होगी, जैसे कि आप सिर्फ उतना ही पैसा उधार लें जिसको आप चुका सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर के लिए अपनी एक वसीयत बनाएं, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदें और ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचत करने की कोशिश करें। एक बार जब खूब अच्छी तरह से सोचने समझने के बाद आपका पर्सनल फाइनेंस प्लान तैयार हो जाएगा, तो फिर आपको अपनी इनकम, अपने खर्चों, अपनी जरूरतों और अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बिल्कुल क्लियर आइडिया होगा। इसके बाद आप अपनी पत्नी के साथ पैसों के मामले में खुलकर बात कर सकेंगे और उनको अपने जवाब से सेटिस्फाई भी कर सकेंगे। इसके अलावा आप अपनी पत्नी के कुछ अच्छे आइडियाज को अपने प्लान में शामिल भी कर सकेंगे। इस तरह से आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के साथ साथ अपने फ्यूचर गोल्स की तरफ पूरे भरोसे और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये बात की थी कि लोगों के लिए उनकी जिंदगी में पैसों के क्या मायने। इस एपिसोड में हम अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करने के लिए सिंपल तरीकों के बारे में बात करेंगे। लेखक कहते हैं कि हम लोग अक्सर अपने किसी पर्पस को पूरा करने के लिए बहुत सिंपल तरीके से काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए सिंपल तरीके से काम करना आसान होता है। कभी कभी कुछ लोग अपनी आदतों को ही अपना सबसे सिंपल तरीका समझ लेते हैं और इस वजह से जब उन्हें अपनी आदतों को बदलने के लिए एडवाइस किया जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी गलत आदतों के बदले बिना ही अपने पर्पस को पूरा करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें बहुत सिंपल एडवाइस मिलती है तो वो बहुत निराश हो जाते हैं। जैसे कि उन्हें कहा जाता है कि अपनी एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करने के लिए उन्हें रोज 2 घंटे जिम में मेहनत और एक्सरसाइज करनी होगी। कम कैलोरी वाले हेल्दी फूड खाइए, पिज्जा या बर्गर जैसे जंक फूड को ना खाइए और सिगरेट पीना बंद कर दीजिए। तो उनके लिए इन सब चीजों को करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में अच्छी तरह से समझने के बाद भी अपनी खराब आदतों को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि वो इसकी जगह कोई ऐसा तरीका खोजते हैं जिससे कि उन्हें अपने खाने पीने की गलत आदतों को बदलने की जरूरत ना पड़े और जिम में मेहनत भी ना करनी पड़े। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग वजन घटाने के लिए तमाम तरह के कमर्शियल प्रोग्राम्स और मोटापा घटाने वाली तमाम तरह की टैबलेट्स जैसे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए करीब 4000 करोड़ डॉलर सालाना खर्च करते हैं, जबकि ये सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन जैसे हाई कैलोरी वाले अनहेल्दी फूड में ग्रेटिफिकेशन यानी सेटिस्फैक्शन तलाश करने का लालच छोड़ देंगे और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत कम खर्च में भी काफी हद तक अपना वजन कम कर सकते हैं। ये चीजें पैसों को सही तरीके से मैनेज करने में भी लागू होती हैं। लेखक बताते हैं कि 1960 के दशक में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने कई दशकों तक चलने वाली स्टडी के जरिए ये पता लगाया है कि अगर कोई इंसान अपनी जबरदस्त इच्छा को कुछ देर के लिए टाल सकता है तो वो उस इच्छा पर कंट्रोल कर सकता है। इस ऑब्जर्वेशन को डिले ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। डिले ग्रेटिफिकेशन की मदद से आप ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करने से खुद को बचा सकते हैं जो आपके बजट के हिसाब से सूट नहीं करती हैं और आपके फ्यूचर गोल्स के लिए भी जरूरी नहीं है। लेखक कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताते हैं जिनकी मदद से आप काफी पैसा बचा सकते हैं। पहली, एक होल्डिंग पैटर्न को फॉलो करें, यानी पैसा खर्च करने से पहले इंतजार करें। इस तरीके के मुताबिक ये बताया जाता है कि मान लीजिए कि आपको एक नया मोबाइल फोन खरीदने की इच्छा होती है, तो आप फौरन ही उसे खरीदने की कोशिश ना करें, बल्कि आप 3 दिन तक इस बारे में सोच विचार करें कि आप एक नया मोबाइल फोन क्यों खरीदना चाहते हैं, इससे आपको क्या फायदा होगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 3 दिनों के बाद आपको नया मोबाइल फोन खरीदना जरूरी ना लगे। इस तरीके से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। दूसरा, कुछ हफ्तों के लिए कम से कम पैसा खर्च करने की कोशिश करें।
इस तरीके के मुताबिक ये बताया जाता है कि मान लीजिए कि आपको कुछ चीजों पर पैसा खर्च करने की इच्छा होती है, जैसे कि आप दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहते हैं या फैमिली के साथ शानदार डिनर करना चाहते हैं या शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा दिनों तक इस तरह के खर्चों पर रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद आप ये देखेंगे कि आपके हर महीने होने वाले खर्च में काफी हद तक कमी आ जाएगी। तीसरा, अपने खर्चों पर नजर रखें। इस तरीके के मुताबिक आप हर महीने अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए होने वाले खर्चों के साथ साथ अपने टोटल खर्चों पर नजर रख सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आपने इस दौरान कुछ ऐसी चीजों पर पैसे खर्च किए हैं जिनके बिना भी आपका काम चल सकता था। इस तरह से आप आगे के लिए कम जरूरी चीजों पर पैसा खर्च नहीं करेंगे। चौथा, ये पता लगाने की कोशिश करें कि आपके गोल्स को पूरा करने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। इस तरीके के मुताबिक आप ये पता लगाने की कोशिश करें कि आपको अपनी बेटी की शादी के लिए या एक घर खरीदने के लिए या अपने बच्चे को हायर एजुकेशन दिलाने के लिए कितने वर्षों बाद कितने पैसों की जरूरत होगी। इस तरीके से आपके लिए यह फैसला करना आसान हो जाएगा कि आपको फॉर एग्जाम्पल इस समय एक नई कार खरीदने के लिए पैसा खर्च करना चाहिए या अपने फ्यूचर गोल्स के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर द बिहेवियर गैप नाम की इस किताब की समरी कंप्लीट होती है। हमें उम्मीद है कि इस समरी की मदद से अब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के दौरान होने वाली गलतियों या कमियों के बारे में काफी कुछ समझ चुके होंगे। यानी कि अब आप ये समझ चुके होंगे कि आपको शेयर मार्केट में बहुत सारा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना चाहिए, पैसों की इन्वेस्टिंग करते समय आमतौर पर किस तरह की गलतियां करने से बचना चाहिए और पैसे के मामले में किस तरह से बहुत अच्छे फैसले लेने चाहिए, क्योंकि अब आप ये जानते हैं कि आपको किस तरह के स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसा कि अब आप अच्छे रिटर्न्स हासिल करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट के तरीकों में सही बदलाव कर सकते हैं। आप अपने पिछले डिसीजंस के बारे में सोचकर अपनी गलतियों के बारे में पता लगा सकते हैं और अपनी पिछली गलतियों से सीखकर अपनी जरूरतों, इच्छाओं, सपनों और फ्यूचर गोल्स को कामयाबी के साथ पूरा करने के लिए बेहतरीन फाइनेंशियल प्लान्स बना सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसकी मदद से आप हर बार अपने पैसों के मामले में बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन ले सकें, लेकिन फिर भी अब आप शेयर मार्केट में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक अलग अलग तरह के गोल्स को सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना एक रिटायरमेंट प्लान सेट कर सकते हैं या एक महंगी वेकेशन ट्रिप के लिए पैसा जमा कर सकते हैं या अपने बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर सकते हैं या अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा कर सकते हैं या फिर और दूसरी चीजों के लिए भी बहुत सा पैसा जमा कर सकते हैं और अपने सभी गोल्स को पूरा करने के लिए ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं जो आपको सही डायरेक्शन में आगे ले जाए। अब आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपको किस तरह से जरूरत पड़ने पर मौके के मुताबिक सही समय पर अपने इन्वेस्टिंग प्रोसेस में और फाइनेंशियल प्लान्स में सुधार करना होगा। और जब आपको अपने गोल्स के बारे में सारी चीजें बिल्कुल क्लियर रहती हैं, तो आपके लिए पैसों के मामले में गलत फैसला लेने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए आप उन्हीं चीजों को करेंगे जो कि असली में आपको करनी चाहिए। इसी तरह से आपकी खुद की गलतियों की वजह से होने वाले नुकसान का होना बहुत कम हो जाएगा और आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा अब आप ये भी जानते हैं कि सिर्फ एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग बना लेने से ही हमें हमारी उम्मीद के मुताबिक प्रॉफिट मिलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला रिटर्न और भी तमाम दूसरी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे कि लेखक बताते हैं कि कभी भी कोई भी परफेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट के साथ साथ नुकसान होने की पॉसिबिलिटी भी हमेशा रहती है। आपको हमेशा प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना होगा और किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले आपको अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद खुद पर और अपनी किस्मत पर भी यकीन करना होगा। उम्मीद है आप इस समरी को सुनने के बाद अपने फाइनेंशियल गोल्स को अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं।